क्या देश में जरूरी है जाति के हिसाब से जनगणना? सरकार क्यों नहीं करवा रही है जनगणना? मोदी सरकार जनगणना करवाने से क्यों डर रही है? दोस्तों, कई बीते सालों से आप न्यूज, मीडिया या सोशल मीडिया में जब किसी तरह का कोई डेटा देखते होंगे तो उसके बेस में ये कहा जाता होगा कि ये डेटा 2011 की जनगणना के हिसाब से लिया गया है। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि हर 10 साल में एक बार देश भर में लोगों की गिनती की जाती है, लेकिन 2021 को गए 2 साल होने को आए, लेकिन अब तक हमारे पास लेटेस्ट डेटा यानी कि 2022 की संभावित जनगणना का डेटा क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से जनगणना को टाले जा रही है, लेकिन अब जब उस पर फाइनली एक डिसीजन लिया गया है तो डिसीजन ही सवालों के घेरे में आ गया है। कहा जा रहा है कि 2021 में होने वाली जनगणना अब 2024 में होगी। अब इस पर देश भर के लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर 2024 में ही क्यों? तो इसका जवाब है देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव, और इससे सरकार को डर है कि अगर वो जनगणना करवाती है तो हो सकता है कि उसकी पार्टी को इस बार नुकसान पहुंचे। लेकिन वो नुकसान कैसा होगा, और देश में हर 10 साल में जनगणना क्यों जरूरी है, और जनगणना का इतिहास क्या रहा है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। ये साल 1881 की बात है। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। सैकड़ों लोगों ने घर घर जाकर करीब 25 करोड़ लोगों से उनके बारे में कई सवाल पूछे। इनमें कई सवाल बहुत पेचीदा भी थे और लोगों के लिए काफी नए भी थे, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया की पहली जनगणना थी। लेकिन अगले 130 सालों के सफर में भारत में काफी कुछ हुआ। इसी दौरान भारत 1947 में आजाद भी हुआ। आजादी के बाद कश्मीर में पहली लड़ाई, फिर आजाद भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना भी किया। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस भी समय समय पर आते गए। लेकिन इस दौरान भारत में जनगणना का सिलसिला हर 10 साल में एक बार जारी रहा, और ये आजाद भारत में पहला ऐसा मौका है जब जनगणना को इतने लंबे समय के लिए इग्नोर किया जा रहा है। भारत में 2021 में होने वाली जनगणना की तारीख 5वीं बार बढ़ा दी गई है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेशन ने भी राज्यों को पत्र लिखकर 30 जून 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज करने के लिए कहा है। अब ये फ्रीजिंग का क्या मतलब है, तो आपको बता दें कि एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज होने के 3 महीने बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है। यानी अब जनगणना 2024 से पहले होना मुश्किल है। दोस्तों, आपको बताएं कि जनगणना के लिए घरों की लिस्टिंग और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। तब से लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है, इसलिए फिलहाल 30 सितंबर 2023 तक जनगणना शुरू नहीं हो पाएगी। हर जनगणना यानी सेशन से पहले राज्यों को जिला, गांव, शहर, कस्बा, पुलिस स्टेशन, तालुका, पंचायत जैसे कई नाम और एरिया की जानकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेशन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है। जिस किसी भी जगह का नाम या जियोग्राफी बदलती है उसकी भी जानकारी आरजीआई को दी जाती है। इसके 3 महीने बाद ही जनगणना शुरू होती है। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जनगणना में लेट होने की एक वजह कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना की मांग भी है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के साथ ही साथ कई राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग कर रही है। अब ऐसे में 2024 चुनाव से पहले जनगणना में जाति गणना शामिल नहीं होती है तो ओबीसी समुदाय में केंद्र सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। देश में आंदोलन शुरू हो सकता है, एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। संभव है कि इस वजह से केंद्र सरकार जनगणना टाल रही हो। दरअसल 2018 में केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी जनगणना करने का वादा किया था, जिसके बाद वादे पर सरकार तो वापस आ गई। अब सरकार का रुख बदल गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा है कि जाति गणना संभव नहीं है। जनगणना में उम्मीद के उलट कुछ जानकारी सामने आ सकती है। इसका परिणाम देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार इसे टाल रही है और इससे बच रही है। अब आइए ये समझते हैं कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस का इतिहास और उसकी जरूरत क्या है। तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई उसमें कास्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी रजिस्टर्ड किया गया। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर क्लासिफाइड किया। तब से लेकर भारत ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से जुड़े मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं, जो कि अपने आप में आइडियल फॉर्म में बिल्कुल सही लगता है। लेकिन तब तक जब तक कि देश की राजनीति में जाति के आधार पर पार्टियां नहीं बन जाती हैं और लोग अपनी जाति के नेता को चुनाव जिताने में लगे रहते हैं।
लेकिन हालात तब बदले जब 1980 के दशक में कई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ। उनकी राजनीति जाति पर आधारित थी, जैसे बसपा, सपा, आरजेडी, लोजपा जैसी रीजनल पार्टियां, जिनके नेता और राजनीति दोनों ने एक जाति के लोगों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम भी किए जब वो सत्ता में आए तो। लेकिन ज्यादातर इन पार्टीज ने पॉलिटिक्स में सो कॉल्ड अपर कास्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने का ऐसा काम किया कि अपर कास्ट के नीचे आने वाली जातियां उनके साथ आ गई, जिसके बाद सो कॉल्ड लोअर कास्ट को गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर कैंपेन शुरू किया। इसके बाद ही देश में साल 1979 में भारत ने सोशल एंड एजुकेशनल से बैकवर्ड कास्ट्स यानी ओबीसी को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था, जिसने देश के इतिहास में रिजर्वेशन का एक अलग ही चैप्टर जोड़ दिया, जिसपे हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ये समझ लीजिए कि इसी मंडल कमीशन की ही देन है जिस वजह से देश में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। मंडल कमीशन ने ओबीसी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश को 1990 में ही जाकर लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में अपर कास्ट के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो वो रिजर्वेशन को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अब ऐसे में जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ ही चुका था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए, क्योंकि जब कास्ट के बेस पर पार्टी थी तो उनके लिए रिजर्वेशन ही सबसे बड़ा दांव था खुद को बड़ा नेता बनाने में। आखिरकार साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की तो तब की कांग्रेस सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा, क्योंकि सांसदों ने सरकार को अपने विरोध से झुका दिया था और सरकार के पास बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। फिर क्या 2011 में इस सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट बेस्ड जनगणना करवाई तो गई ताकि सब लोग शांत हो सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी डेटा इकट्ठा किया गया था उस डेटा के बारे में कोई भी डिटेल पब्लिक को नहीं बताई गई, सिर्फ वही डिटेल बताई गई जिसमें जाति को एक्सक्लूड कर दिया गया था। इसके बाद इसी तरह साल 1915 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसमें हासिल किए गए आंकड़े भी कभी सार्वजनिक नहीं हुए। और 2022 में एक बार फिर बिहार सरकार ऐसी ही एक जनगणना करवाने जा रही है, जिसका पहले से ही विरोध होने लगा है और तो और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब इसके पीछे की एक लेयर पॉलिटिक्स को और समझे तो केंद्र में जब भी कोई सरकार आती है तो वो अपना हाथ इस तरह की जनगणना से खींच लेती है, और जब वो विपक्ष में होती है तो वो जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलती है। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ और कांग्रेस के साथ भी हुआ। दोनों ही जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने जाति के नाम पर वोट कमाने के लिए और रीजनल पार्टी से सपोर्ट पाने के लिए इस मामले को खूब चलाया था। अब आइए समझते हैं कि क्या ये सही है या गलत। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना की बात आते ही अक्सर बहुत सी चिंताएं और सवाल भी उठ खड़े होते हैं। इनमें से एक बड़ी चिंता यह है कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े मिलेंगे उनके आधार पर देश भर में आरक्षण की नई मांगे उठनी शुरू हो जाएंगी, और वो जो आज EWS के बाद 50% का बार खत्म हुआ है उसको और आगे बढ़ाती चली जाएगी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि इससे सोशल डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो ये सवाल भी उठाया जाता है कि इस तरह की जनगणना करवाने से जो सोशल डिवीजन भी होगा उनसे कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि आप खुद समझिए कि मान लीजिए कि ऐसी जनगणना होती है और उसमें से कोई एक जाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा सामने आती है, तो वो कहीं न कहीं खुद को बहुसंख्यक समझकर समाज को बांटने का काम करेंगे, जिससे कि पॉलिटिक्स और भी गंदी हो सकती है। लेकिन ऑपोजिशन का आर्गुमेंट ये है कि देश में जातिगत जनगणना से एकजुटता मजबूत होगी और लोगों को लोकतंत्र में हिस्सेदारी मिलेगी। यानी कि एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि हम किसी जाति विशेष के लोगों की संख्या कम होने के नाते उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसे में उनकी संख्या अगर आंकड़ों में ज्यादा साबित हो जाती है तो उनके लिए अलग से सरकार को कुछ करने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि सामाजिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन इस बात का डर सबको है कि इससे समाज में एक कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन बढ़ सकता है। इससे समाज में लोगों के आपसी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसी राजनीति से खेलते हुए सरकार ने अलग लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक के लिए इसे टाल दिया है ताकि उसके वोट बट न जाएं। लेकिन उसके टालने की वजह से देश को क्या क्या नुकसान हो सकता है, आइए उसे समझते हैं। आखिर ये जनगणना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, आपको बताएं, हजारों लोग सुपरवाइजर के तौर पर जनगणना के दूसरे स्टैंडर्ड्स के अलावा लोगों की नौकरी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनके माइग्रेशन और सोशल कल्चर पहचान से जुड़े बातों को मार्क करने के लिए देश भर में घर घर जाते हैं। इस तरह से देखें तो ये एक एम्बिशियस प्रैक्टिस है जिसके जरिए एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट्स,
एंड डेमोग्राफर्स को ढेर सारे आंकड़े मिलते हैं। ये आंकड़े उन लोगों के लिए भी जरूरी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत किस देश में आगे बढ़ रहा है। दरअसल इन आंकड़ों की बदौलत ही सरकार राज्य को बजट आवंटित करती है। अब आप ही सोचिए कि इस चीज में अगर देरी होती है तो देश को कितना नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनगणना में देरी के रिजल्ट्स को लेकर हमें परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को वेलफेयर स्कीम से बाहर करने और बजट के खराब एलोकेशन जैसी इनकंसिस्टेंसी के पैदा होने का खतरा है। अगर आप देखें तो जनगणना केवल किसी देश के लोगों की संख्या की गिनती नहीं है, ये लो लेवल्स पर डिसीजन लेने के लिए जरूरी वैल्यूएबल डेटा उपलब्ध कराती है। इस देरी का एक इमीडिएट रिजल्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर दिख रहा है। इस योजना के तहत सरकार गरीबों को फूड ग्रेन्स और बाकी की एसेंशियल कमोडिटीज की आपूर्ति कराती है, लेकिन सरकार अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक ये तय कर रही है कि इस योजना से लाभ लेने वाले लोग कौन होंगे। ऐसे में अनुमान ये है कि करीब 10 करोड़ लोग इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि देश के निचले तबके में से 10 करोड़ लोगों को अगर वो सब सरकारी स्कीम नहीं मिल पाती हैं जिसके वो हकदार हैं, तो ये मामला कितना सीरियस है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बड़े राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कहीं अधिक लोग वेलफेयर स्कीम से वंचित रह गए होंगे। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस को समझे तो टाइम पर जनगणना के और भी कुछ जरूरी एस्पेक्ट हैं। 1881 के बाद हर 10 साल पर जनगणना होने की वजह से इन डेटा का कंपैरेटिव स्टडी करना आसान होता है। समय पर जनगणना नहीं होने की एक बड़ी समस्या ये है कि डेटा गैप हो जाता है, जिससे एक खास समय का डेटा नहीं होता है। अगर समय पर जनगणना कराई जाती है तो बीते साल का इवैल्यूएशन, वर्तमान का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना पॉसिबल होता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी देश के इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए तय समय पर जनगणना करना जरूरी है। इसकी एक वजह यह है कि तय समय पर सेंसस होने की वजह से पंचायत और तालुका स्तर पर डेटा सरकार के पास पहुंचता है और इस डेटा के जरिए सरकार विकास की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये जनगणना लेट क्यों हुई। तो इसके पीछे सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से ही ये जनगणना लेट हुई है। 2020 में भारत जनगणना के फर्स्ट स्टेप, जिसमें हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स जमा किए जाते हैं, उसकी तैयारी कर रहा था कि तभी कोरोना महामारी आ गई और जनगणना को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि देश में लॉकडाउन लग गया था और प्रशासन को दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना था। तब से लगभग 3 साल बाद अधिकांश भारतीयों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है। लेकिन दिसंबर में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद को बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और रिलेटेड एरियाज की एक्टिविटीज को अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी आप खुद समझ सकते हैं कि जिस देश में उसी कोविड में भर भर के रैलियां हुई, चुनाव के लिए कोरोना के नियम तक पर पैर रखे गए, उनमें इस प्रोसेस को टालने का क्या मतलब है। यानी देश के लोगों का विकास होता रहेगा, पहले सरकार बनाना जरूरी है। मोदी जी के बयान के कुछ हफ्ते बाद ही भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सीमाओं की यथास्थिति बनाए रखने की समय सीमा इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वैसे कोरोना महामारी के चलती हुई देरी से पहले भी 2021 की जनगणना एक कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज बन चुकी थी और उसकी वजह है एनपीआर। सरकार ने कहा था कि वो जनगणना के साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने के लिए पॉपुलेशन सर्वे भी करेगी। लेकिन विरोधियों ने आरोप लगाया था कि एनपीआर एक ऐसी लिस्ट होगी जिससे सस्पिशियस सिटीजन्स को ये साबित करने के लिए कहा जाएगा कि वे भारतीय हैं और उनसे ऐसे पेपर मांगे जाएंगे जो शायद उनके पास ना हो। सरकार की क्रिटिसिज्म 2019 में कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ के बैकग्राउंड में किया जा रहा था। इस कानून के विरोधियों का कहना है कि ये कानून देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान नागरिकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। इस कानून के खिलाफ देश भर में महीनों विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और पूरे देश के मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। इसलिए भी सरकार पर एक दबाव था और वो 2021 वाली जनगणना कैसे करवाए। अब अगर सरकार के कहे अनुसार कोरोना को वजह मान भी ले तो उसके पीछे सवाल ये भी उठता है कि क्या दुनिया भर के देशों में भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को मिल रहा है। बाकी दुनिया में जहां जहां ये प्रोसेस होना था वो कोरोना में भी हुआ। अमेरिका में कोरोना पीक पर होने के बावजूद 2020 में जनगणना करवाई गई। इसी तरह से यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अलग अलग एजेंसियों ने कोरोना लहर के दौरान तय समय पर जनगणना के लिए डेटा जुटाना शुरू कर दिया था। अब इन देशों की एजेंसियां डेटा को व्यवस्थित करके इसका एनालिसिस कर रही है। यहाँ तक कि जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई उसी पड़ोसी देश चीन ने भी अपने यहाँ कोरोना महामारी के दौरान तय समय पर जनगणना कराई थी।
यहाँ सेंसस के बाद सभी मेजर फाइंडिंग सामने आ गई हैं और सरकार उसी हिसाब से लोगों के लिए काम करने में लगी हुई है। भारत में जनगणना के 150 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। 81 साल पहले 1941 में अंतिम बार सेंसस, तब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हालांकि तब भी समय पर ही सर्वे कर डेटा जुटाया गया था, लेकिन इस डेटा को सिस्टमैटिक करने में वक्त लग गया था। 1961 में भारत और चीन के बीच जंग हो या फिर 1971 में बांग्लादेश को अलग करने के लिए पाकिस्तान से जंग, दोनों ही मौकों पर समय से जनगणना की गई। 1881 में पहली बार देश में जब जनगणना हुई थी तो उस वक्त जनसंख्या 25.38 करोड़ थी। अभी 2023 में जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान है। देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, तब जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18% के आसपास बढ़ी थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक चीन की आबादी 131 करोड़ तो भारत की आबादी 166 करोड़ होने का अनुमान है। तो ऐसे में यही अनुमान वाला खेल अब 1 साल और चलने वाला है। आपकी इस मामले में क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या जातिगत जनगणना जरूरी है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें